सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश कर रहा है कि ये जो बैंकों की जो गुंडागर्दी चली हुई है, ये ऐसे पोजेस नहीं कर सकते। ये कभी किसी साधन को उठा लेते हैं, रोड से चलते को, किसी परिवार के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, बैंक वालों ने गुंडे छोड़ रखे हैं रिकवरी के लिए। डीसी के पास ऐसी कौन सी पावर है कि वो डीसी इस घर को पोजेस, मतलब किसी को भी पोजेस कर लेगा। आज आप देख रहे हो कि जगह जगह पर बैंकों की गुंडागर्दी सामने आ रही है कि वो आते हैं और 3 किस्त 4 किस्त, जिसकी 5 किस्त बाउंस हो जाती है, तो वो उसको पोजेस करने की धमकी देते हैं, व्हीकलों को उठा लेते हैं, किसानों के ट्रैक्टरों को उठा रहे हैं। उनके पास ये अधिकार दिया किसने है कि आप इनको इस प्रकार से पोजेस कर सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा कानूनी राइट है? ये एक रसीद है, इस पे लिखा कि मैं धारक को इतने 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस पर 1968 से पहले कुछ लाइन और थी जो काट दी गई। उस पर लिखा गया था, आई प्रोमिस टू पे द बीरर द सम ऑफ रूपी ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। मतलब आवेदक जिसके पास ये 10 रुपए हैं, वो उसको देकर कहीं से भी, जिस भी, एट एनी ऑफिस का मतलब किसी भी बैंक में देकर वो उस 10 रुपए का पूरा भुगतान ले सकता था। लेकिन आज ये शब्द काट दिए। ये जो लाइनें लिखी हुई है, जो इस पे आरबीआई के जो गवर्नर के साइन हैं, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि केवल एक पर्ची मात्र है, ये रुपया नहीं है। ये तो है करेंसी नोट जो भारत सरकार ने बनाई है, और ये है प्रोमिजरी नोट, वादाएगी नोट है ये। तो जैसा मैं बताया जाता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, 1 रुपए की एवज में सरकार को 777 मिलीग्राम सोना रखेगी, तब उसके बाद वो रुपए छापेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आरबीआई के पास 800 टन सोना है, जबकि उसके पास जितना रुपया चलन में है उसके अनुसार होना चाहिए 3 करोड़ 35 लाख टन, लगभग 3 करोड़ 35 लाख टन इतना सोना होना चाहिए जितने आज रुपये चलन में है। लेकिन उसके पास है मात्र 800 टन। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को रविंद्र भारतीय की प्रणाम। ये देखिए, जो जनता सरकार मोर्चा, जैसा हम बोलते हैं कि जिसके साथ भी आज जाति हो रही है समाज में, तो जनता सरकार मोर्चा के जितने साथी वो कोशिश करते हैं कि उसकी सहायता करें। तो जैसा ही हमें साथी का पता चला, अशोक नाम है इनका, कि इनके घर को जो बैंक वाले हैं वो इसको कुड़क करने वाले हैं, आज इसको पोजेस करेंगे, वो ताला लगाएंगे। तो जैसे ही हमें कल शाम को पता चला तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस आधार के ऊपर जो बैंक है, वो बैंक किस आधार पर इस घर को जब्त कर रहा है, इसको कुड़क कर रहा है। तो उसी में देखा गया कि जो नोटिस जो आते हैं, वो नोटिस आते हैं डीसी के। तो जो डीसी का जो लेटर आया, उन्होंने बोला है कि 2005 के सरफेसी एक्ट के माध्यम से हम इसको पोजेस करेंगे। तो जो सरफेसी एक्ट के माध्यम से भी जो पोजेस करने का जो अधिकार है, वो भी जो नोटिस जारी करेगी वो कोर्ट करेगी। तो क्या डीसी आज कोर्ट से ऊपर हो गया? और उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाते हैं वो एक तहसीलदार को बनाते हैं। क्या तहसीलदार को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की अवहेलना करने का अधिकार तहसीलदार को या डीसी को किसने दिया है? एक तरफ तो सरकार बोलती है कि रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान की बेसिक जरूरत है, और ये एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हमने इतने आवास बनवा दिए हैं, दूसरी तरफ ये आवासों को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या सरकारों को इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है? तो जैसा ही हमने इस भाई का पता चला था कि इस प्रकार आने वाले हैं, तो हम यहाँ पर आए थे, और इनके भी कुछ दस्तावेज है जो जनता सरकार मोर्चा के पास हैं। बड़ा मुद्दा ये है, क्या बैंक के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है वो जमीन को बेच सके, नीलाम कर सके? ये देख सोचने की भी बात है कि जो आपके दर्शक है वो देख रहे होंगे, तो ये सोचने की बात है हर किसी के लिए कि बैंक वाले जो हमें लोन दे रहे हैं घर बनाने के लिए, बैंक वाले खुद किराए की प्रॉपर्टी में क्यों बैठे हैं? जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था वो एक झूठ के तंत्र पर खड़ी हुई है। ये ताश के पत्तों का महल बनाया इन्होंने, जिसमें ये आम जन को बार बार ये सोच रहे हैं कि जो टोटल जो इन्होंने लोन दिया है, उस लोन के मुताबिक अगर पैसा चलन में देखे तो उतना है ही नहीं। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है जो आज चलन में है। और अगर कर्ज की बात की जाए तो भारत सरकार के ऊपर 156 लाख करोड़ का कर्ज है, और आम जनता के ऊपर अगर जो उस कर्ज की बात की जाए तो उसका 10 गुना और कर्ज है आम जनता के ऊपर। तो आप देखिए कि जब वो 300 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने कर्ज बांट दिया बैंकों ने, और जो पैसा चलन में वो मात्र 34 लाख करोड़ है, तो ये सोचने की बात है कि उसमें से कितने लोग दे पाएंगे।
मात्र और मात्र अगर जो सभी बैंक मिलकर ये बोल दे कि भाई जो पैसा हमने लोन पर दिया वो सारा पे कर दो, तो मात्र और मात्र 10% लोग ही उस पैसे को पे कर पाएंगे। 90% की ये जो बैंकिंग ने जो पूरी व्यवस्था खड़ी कर रखी है, 90% की जमीन इसके अंदर जाने वाली है अगर लोग सचेत नहीं हुए तो। अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, बैंक से और इस व्यवस्था से प्रश्न करने होंगे, डीसी से भी प्रश्न करने होंगे कि अब जनता के नुमाइंदे हो, जनता के मालिक नहीं हो। अगर आप जनता के नुमाइंदे तो आपको अधिकार किसने दिया है कि आप हमारे घरों से बाहर हमारे को निकालोगे? कौन कौन से ऐसे मुख्य अधिकार हैं, अगर कोई बैंक वाला है तो हम उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? बैंक वाले से पहले तो यही पूछिए कि आपको जो आपने हमें जो पैसा दिया है उस पैसे के हिसाब से आप ये बता दीजिए कि इस रुपए की जो टोटल कीमत है वो कितनी है। आज अगर हम देखें तो 1 रुपए की जो वैल्यू है, देखिए बार बार हमारे को बताया गया, पढ़ाया भी गया है कि जो रुपया बनता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार बनता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में रुपए की वैल्यू कितनी है वो जनता को बताई जाए। आज गोल्ड स्टैंडर्ड की जो कीमत 1906 के कॉइनेज एक्ट के अनुसार वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, यानी कि लगभग लगभग 0.25 ग्राम सोना बराबर 1 रुपया। तो उसको ये बार बार ये उसका कूटकरण कर रहे हैं, डिवेल्युएशन कर रहे हैं उसकी। तो बैंक को किसने अधिकार दिया? आज बैंक के पास मान लो 1 करोड़ रुपया और वो उसको कर्ज के तौर पर देती है, तो बैंक का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि जो ब्याज आया उसको भी वो कर्ज पर चढ़ा रही है, तो साल की अगर बात की जाए तो 40 से 50% के बीच में जो 1 रुपए के ऊपर की बात की जाए तो 1 रुपए पर इतना ब्याज बैंक कमा रहा है, जबकि बैंक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो ब्याज को बढ़ा सके। ब्याज को ये हवा में बनाते हैं, और उस हवा में बनाने का इतना ही, जैसे मैंने बताया कि जो टोटल करेंसी 34 लाख करोड़ रुपए चलन में है, और जो कर्ज की बात की जाए तो उसका 10 गुना मतलब 340 करोड़ रुपया है जो जनता के ऊपर कर्ज है। सरकार के ऊपर अलग से कर्ज हो गया, तो जनता उसको चुका कहां से पाएगी जब वो पैसा इतना मार्केट में है ही नहीं, तो देंगे कहां से उसको? ये एक तर्क संगत ये सवाल है, हर बैंक से पूछना चाहिए। बैंक से ये भी पूछना चाहिए कि जो रुपए की जो निर्धारित वैल्यू है, जो मानक स्टैंडर्ड है, वो मानक स्टैंडर्ड कितना है रुपए का? आज हम देखते क्या मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि जो मिनट है, मिनट का जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वो 60 सेकंड है, ऐसे ही फीट की है, ऐसे ही किलोमीटर की है, ऐसे ही भार की है। अब हम देखते हैं कि जैसे 1 किलो भार है, हम बट्टा लेते हैं, वो लोहे का है, 1000 ग्राम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब 1000 ग्राम के बराबर में हम वो 1 किलो गेहूं तोलकर उससे कोई सामान तोल लें, या हम कोई पत्थर तोल के 1 किलो के बराबर कर उससे कोई सामान तोल ले, सामान तो हमें 1000 ग्राम ही मिल रहा है। 1000 ग्राम क्या वो एक स्टैंडर्ड है? इसी प्रकार जो रुपए का स्टैंडर्ड है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। तो उसी के हिसाब से जब हम बैंकों में ये दस्तावेज लगाते हैं, आवेदन लगाते हैं हम बैंकों में कि जो रुपए की जो एक्चुअल में वैल्यू वो 777 मिलीग्राम है, आपने हमसे किस वैल्यू के आधार पर रुपए दिए हैं? आज जो 777 मिलीग्राम जो गोल्ड की कीमत देखी जाए वो 4700 रुपए के आसपास, जो ये जो करेंसी जो चलन में है, इसके हिसाब से 777 मिलीग्राम की अगर जो कीमत देखी जाए 1 रुपया बराबर, तो वो 4700 रुपए बनती है। तो इतना 1906 से लेकर और आज तक रुपए को इतना डिवेल्युएट कर दिया, उसको इतना कूटकरण कर दिया, और जनता बार बार अपनी मेहनत लगा रही है उस कमाई को कमाने के लिए। और देखते हैं कि ये बैंकिंग व्यवस्था ये रातों रात या प्रति मिनट प्रति सेकंड उस रुपए की वैल्यू को डिवेल्युएट कर रही है। इसको किसने अधिकार दिया है? सही बात है। तो ये तो आम जनता को पूछने के प्रश्न है। बाकी अगर इस पूरे खेल का देखा जाए कि जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है, इसके ऊपर ये बैंकिंग व्यवस्था बिल्कुल सेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। आज जो आरबीआई है, आरबीआई के ऊपर ये आपके दर्शकों को इस पर सर्च कीजिएगा, सर्च करने से आपको ये नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पास इसके प्रमाण हैं। जो आरबीआई है वो बैंक ऑफ लंदन के अधीन काम करती है आज भी। हाँ, आप आरबीआई का लोगो देखिए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोगो था वो लोगो देखिए, दोनों लोगो सेम है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको बताया गया कि 1947 में वो देश छोड़कर चली गई है, तो ये आरबीआई यहाँ पर क्या कर रहा है? और जब इस आरबीआई की गहराई में आप जाओगे ये किसके अधीन काम करता है, तो ये आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधीन काम करता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो उसका भी एक ही मालिक है, एक परिवार उसका मालिक है। तो ये जो पूरी करेंसी का खेल है ये वहीं से चलता है। इस करेंसी के ऊपर एक बार हेनरी फोर्ड हैं जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, उन्होंने बोला था कि अगर ये जो हम ये करेंसी बना रहे हैं, रुपया जो हम छाप रहे हैं, जो करेंसी है, अगर ये करेंसी छापने का खेल जनता को पता चल जाए तो रातों रात क्रांति हो जाए। तो जनता सरकार मोर्चा
जनता को यह एहसास करवा रहा है कि आपकी जो असल मेहनत है उस मेहनत को ये बैंकिंग व्यवस्था कैसे लूट रही है। तो ये गांव गांव जाकर ये जिनको ये बैंकिंग व्यवस्था ये सता रही है उनको जा जाकर हम बता रहे हैं कि रुपए की कीमत कुछ और है, आप पे ही नहीं कर पाओगे। आज आप देख रहे हैं किसानों की जमीन की कीमत 50 लाख रुपए प्रति एकड़ है, लेकिन 80,000 रुपए उसको केसीसी के नाम पर उसकी जमीन को कुड़क कर रहे हैं बैंक। ये किसने अधिकार दिया? मेन बात है कि जनता की जो मूलभूत जो उसकी जरूरतें हैं उन जरूरतों से इसने हटाना है। ये बैंकिंग व्यवस्था उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है और सरकार भी जो पूरी की पूरी व्यवस्था ये इस बैंकिंग व्यवस्था को पोषित करने का काम कर रही है। डीसी किसके अधीन काम करता है? डीसी को राइट कौन देता है? और डीसी जनता को जब इन बातों का पता ही नहीं है हमें कि डीसी को ऐसा कोई राइट ही नहीं है और वो फिर भी हर रोज हर जिले के अंदर की बात की बता दी जाए, हर जिले के अंदर हर रोज 3 से 4 प्रॉपर्टियां पोजेस की जा रही हैं, जबकि वो गैर कानूनी है, वो कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई राइट है ही नहीं, कानूनी नहीं है, ऐसा कोई राइट है ही नहीं। इसके ऊपर अगर जो आम इंसान जो कोर्ट में जाता है लेकर कि भाई हमारी प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे करके पोजेस कर लिया है, जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोलती है कि हमारे पास इस करेंसी का जो मामला है इसको लेने का राइट ही नहीं है। उसका भी राइट एक ट्रिब्यूनल को दिया गया है जिसको डीआरटी आज हम बोलते हैं, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल है क्या? ये जितने भी ट्रिब्यूनल शब्द हैं इनके पीछे का भी सर्च कीजिएगा आम, क्योंकि ये सर्चिंग पॉइंट हम छोड़ रहे हैं। अगर ये पूरा खेल बताएंगे तो इसमें 2.5-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी और इतना समय किसी के पास आज होता नहीं है कि उस वीडियो को देखे। तो जनता सरकार मोर्चा कर्ज अदायगी का अभियान चलाए हुए पूरे देश के अंदर कि जो इन बैंक व्यवस्था जो लोगों को शोषणकारी नीतियों का अपनी नीतियों का शिकार बना रही है, उसका जो जनता सरकार मोर्चा ने एक बेड़ा उठाया कि हम सबका कर्ज अदा करवाएंगे, लीगल तौर पर करवाएंगे, कानूनी तौर पर करवाएंगे। जो रुपए की एक्चुअल कीमत है उस कीमत पे करवाएंगे, कुछ भी हम गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। जो इस व्यवस्था ने जो रुपए की असल कीमत बताई उस कीमत के अनुसार हम लोगों की कर्ज अदायगी करवा रहे हैं और इस घर का भी कर्ज अदायगी जनता सरकार मोर्चा करवाएगा। 19 तारीख को करनाल के अंदर 19 नवंबर 2023 को करनाल के अंदर नस्ल बचाओ रैली जनता सरकार मोर्चा करने जा रहा है। तो जो भी इस व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं वो सब वहां पर पहुंचे, क्योंकि नस्ल केवल हमारी ही नहीं है। आज खेतों के बीज हमारे पास नहीं है, पशुओं के बीज हमारे पास नहीं है, इंसानों के बीज की बात की जाए तो आज 60% जो सरकारों का आंकड़ा है 60% इंसानों की भी बीजमारी हो चुकी है। तो जो नस्ल बचाओ फसल बचाओ का जो एक नारा देकर जो किसान चले थे, फसल बचाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। जनता सरकार मोर्चा नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ने जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि नस्ल बचाने की ये जो लड़ाई है इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में 19 नवंबर को करनाल में जरूर पहुंचे। जब कोई भी पॉलिसी सरकार वो लेके आती है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपती है? जैसा पीछे आप देख रहे थे कि 2020 में एक बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लगा दिया गया, 2 साल लोगों को घरों के अंदर बंद रखा। 2 साल जब वो घर के अंदर बंद रहे हैं, क्या सरकार ने उसका कंपनसेशन दिया है? आप जो कमाई कर रहे थे, मैं जो कमाई कर रहा था, जो साथी जो कमाई कर रहा था, क्या सरकार ने उसकी भरपाई की है? वो तो नहीं की। ऊपर से बीमारी के नाम पर लोगों के काम धंधे खत्म कर दिए, क्योंकि जो अपने काम धंधे को जो व्यक्ति 1.5 या 2 साल का समय नहीं दे पाया उसका तो काम धंधा कोलैप्स हो गया। और आज सरकार फिर पॉलिसियां ऐसी बना रही है कि वो ये जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था ये देख रहे हैं कि उसी 2020 में जो लॉकडाउन लगे थे, अब 2022 के बाद आप देख रहे हो कि ये जमीनों को या घरों को ये कुड़क करने का काम कर रहे हैं। तो वो किस आधार पे कर रहे हैं? तो जनता को आप कंपनसेशन दो कि जो उसकी बेसिक इनकम थी, जो वो कमाई कर रहा था, कोई 5 लाख की आईटीआर भर रहा था, कोई 50 लाख की आईटीआर भर रहा था, आप उसी के आधार पे पहले तो उनका दीजिए। फिर जो एक आम इंसान है जो आईटीआर भी पे नहीं करता, आप उसकी बेसिक इनकम देखिए ये कमा कितने रहा था, वो सर्वे सरकार को कराना चाहिए था कि अगर आप महीने के 12,000 रुपए कमा रहे हो तो जब आपको 2 साल तक लॉकडाउन में रखा गया, आपके काम धंधे को ठप कर दिया गया, तो 12,000 के हिसाब से जितना इसका 2 साल का जो कंपनसेशन बनता है वो सरकार को देना चाहिए। तब जाकर सरकार ये पॉलिसियां इस प्रकार का ये बैंकिंग व्यवस्था की थोड़ी बहुत इंसान ये उसका झेल पाएगा। लेकिन जब उसके काम धंधे को खत्म कर दिया जा रहा है और ऊपर ये बर्डन बना रहे हैं। दूसरा, अभी G20 समिट चली थी दिल्ली के अंदर, उस G20 समिट में जो देखा गया है कि 2 हफ्ता दिल्ली के अंदर 2 हफ्ते का लॉकडाउन फिर से रहा है। उस G20 समिट में स्कूलों को बंद रखा गया है, मतलब बच्चों की जो शिक्षा है उस शिक्षा को बाधित किया जा रहा है। और जो
उनका जो काम धंधे चल रहे थे, लोगों के उस काम धंधे को बाधित किया जा रहा है। सरकार के पास राइट क्या है? थोड़ा सा G20 के बारे में बताओ, क्या है G20? G20 के बारे में तो सब हर जगह प्रचारित ही हो चुका है, अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस शब्द को देखिए और समझिए सारे साथी कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वन फ्यूचर, वन करेंसी, वन इलेक्शन, जो हर चीज वन 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 आ रहा है, वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बहुत बार बोलता है। अब तो जिस टाइम भी वो मीडिया के सामने तो कभी आता ही नहीं। वो जब भी अपनी कोई एक वीडियो क्लिप बनाता है जनता को संबोधित करने के लिए, उसमें बार बार यही बात बोल रहा है कि नई वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है, उसको कौन इनिशिएट करेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। ये सब कुछ जितने भी ये कानून जो जनता को बांधने के लिए चले हुए हैं, ये उसी वन वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है। ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके प्लेटफॉर्म से खुले मन से बोलते हैं कि 2030 तक आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे। ये कहते हैं आफ्टर 2030 यू विल हैव ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ नहीं होगा लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे, और खुश रखा जा रहा है इनके माध्यम से। आज जो बेरोजगार बच्चे हैं वो भी कोई धर्म के नाम का झंडा उठा रहा है, कोई जाति के नाम का उठा रहा है, कोई किसी चीज के नाम का उठा रहा है। जो बेसिक नीड है, उस बेसिक नीड की जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के ऊपर जो तंत्र है वो तानाशाही करता जा रहा है, भूखमरी के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा, महंगाई के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा, जो फिर भी वो इस चीज में मशगूल है, इस स्क्रीन में, क्योंकि यही उस ओर लेके जा रही है कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन आप फिर भी खुश होगे। आज जिन बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं है वो आज फिर भी इसमें 18 घंटे का इसमें समय बिता रहे हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, उसका मोबाइल होता है, और हैप्चुअल हो रहे हैं। मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता। तो ये इसी और ये एकल की ओर लेकर जाना चाह रहे हैं। पहले बड़ा परिवार को बताकर हमारे घरों को, परिवारों को तोड़ा गया है कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। और आज हर व्यक्ति मेंटली समस्याएं हर किसी के पास हैं। आज जो मानसिक तनाव में से गुजर रहा है, आज हर घर गुजर रहा है, हर व्यक्ति गुजर रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण है कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब एकल परिवार में लाकर हर किसी को आज तनावग्रस्त किया जा रहा है इस व्यवस्था के द्वारा। और इसी प्रकार ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार ये बार बार बोल रहे हैं कि गाँवों को करेंगे शहरों की तर्ज पर विकसित। तो समस्याएं बहुत बड़ी है भाई जी। हम ये अगर जो इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, हमारे पास मटेरियल वो है कि हम पूरा दिन भी बोल सकते हैं, एक दिन भी बोल सकते हैं, 2 दिन भी बोल सकते हैं, 3 दिन भी बोल सकते हैं। अभी क्लाइमेट के नाम पर ये और लॉकडाउन लगाने वाले हैं। क्लाइमेट अब बोल रहे हैं कि जो वेदर है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये क्लाइमेट के नाम पर लॉकडाउन लगाने वाले हैं, मनचाही ये बारिश करवा रहे हैं। इस बारिशों का ये खुले मन से बोल चुके हैं, पेपरों में भी आ चुका है कि जब चाहे हम तब बारिश करवा सकते हैं। और अब की बार देखा भी होगा कि जो हिमाचल है, जो हिमाचल के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुआ करती थी पहले, वो अब की बार वहां पर 13 बादल फटे हैं। वो कोई साधारण घटनाएं नहीं है। आचार्य चाणक्य उन्होंने एक बात कही थी कि जब आपको अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती दिखे तो आप एक बार रुको और विचार करो कि ये कहीं कोई प्रायोजित तो नहीं है। तो देश की जनता को इनके ऊपर विचारने की जरूरत है कि ये जो अप्रत्याशित जो घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, इनके ऊपर अपना ध्यान लेकर जाए और ये देखे कि ये कहीं प्रायोजित तो नहीं है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आपकी जनता से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो बातें हम बता रहे हैं, हमारी बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करना है। जो हम बता रहे हैं उनके ऊपर आप खुद सर्च कीजिए। अगर आप उसके ऊपर खुद रिसर्च करेंगे तो आपका बुद्धि, आपकी विवेक खुद काम करने लगेगी और आपको सीधे तौर पर यह दिखाई देने लगेगा कि हर जगह हम कहां पर षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं। एक भी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी चीज ऐसी नहीं, या एक भी घटना ऐसी नहीं घट रही है हमारे बीच में कि जो प्रायोजित ना हो इन तंत्रों के द्वारा। आपके पास ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। खुले मन से बोलते हैं ये कि 85% जनता यूजलेस ईटर है, वो सिर्फ खाने के लिए है। और उस 85% में हम और आप भी आते हैं, बचने वाले कोई नहीं है। ये जो 85% यूजलेस ईटर बोलते हैं जिस पॉपुलेशन को, ये बोलते हैं कि इनको जमीन पर रहने का अधिकार ही नहीं है। ये 15% के जो पूरे संसाधन है ये उसको खाम खाई भोग रहे हैं, जबकि इसको भोगने का अधिकार हमारा ही है। इसीलिए ये पॉलिसियां आप देख भी रहे होंगे कि
10% और 15% के लिए ही हैं। सारे संसाधनों पर, पूरे विश्व के जितने संसाधन, उन संसाधनों के ऊपर 90% संसाधनों के ऊपर 10% लोगों का कब्जा है। वो इसी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो समझिए सभी पॉलिसियों को, बातें बहुत है बताने के लिए। जनता सरकार मोर्चा के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो क्या कोई फीस है या फ्री है? नहीं, इसमें कोई फीस नहीं है। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9518170000। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए सिर्फ उस नंबर से जुड़ सकते हैं, कोई और प्रोसीजर? हाँ, उस नंबर पर आप मिस कॉल कीजिए। जैसे ही उस नंबर को समय आएगा, मतलब साथियों को जो कॉल की जिम्मेदारी दी गई है वो आपके पास खुद कॉल कर लेंगे। और अगर किसी साथी को इस बैंकिंग व्यवस्था की जो समस्या है इससे ज्यादा परेशान है, जो अभी उसको मौके पर कोई सहायता चाहिए, तो वो 7700006900 इस पर संपर्क कर सकता है। 98130585 वो इन दो नंबरों पर संपर्क कर सकता है। दोबारा से रिपीट कर दे, 7700006900। दूसरा नंबर है 9813058585। इन दो नंबरों पर संपर्क कर सकता है जो अभी मौके की समस्या से। वैसे कोई परेशान ना करे कि जिसके पास नंबर आ जाए वो फोन कर ले, क्योंकि फोन करने के, सुनने के लिए इतना समय नहीं होता है। हम ग्राउंड पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम थोड़े ही समय में कर्ज मुक्त कर पाएं। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था, ये कर्ज के कारण हमारा सब कुछ लेने वाली है। किसानों को जमीन से दूर करेगी, जो आम घरों के वासी हैं उनको उनके घरों से निकाला जाएगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस व्यवस्था के कुचक्कर से कैसे आजाद करवाया जाए। और 19 तारीख को, मैं दोबारा एक बार अपील कर देता हूं, 19 नवंबर 2023 को नस्ल बचाओ रैली है करनाल के अंदर। ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी वहां पर पहुंचे। वहां पर आपसे जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान ही किए जाएंगे और वहां पर बड़ी कॉल दी जाएगी। जो स्थान है वो स्थान भी आपको डिस्क्रिप्शन में हाँ, डिस्क्रिप्शन में अभी स्थान नहीं सुनिश्चित हुआ है, स्थान आपको मिल जाएगा। आगे जनता सरकार मोर्चा के नीडर इंडिया चैनल है, उसके माध्यम से रणबीर जोन का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इनसे आप लगातार संपर्क में रहिए और जो भविष्य की जो जानकारियां होंगी वो मिलती रहेंगी। एक लास्ट सवाल है, आपने बताया कि आपकी एक 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, एक 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें इन सभी चीजों के बारे में जो कुछ बताया आपने, प्रोपगंडे चले हुए हैं, कुछ गलत नीतियां चली हुई हैं, उनके बारे में आप जानकारी देते हैं, तो क्या उनकी कोई फीस रहती है या वो भी फ्री होती है? देखिए, उनकी कोई फीस नहीं रहती है। उसमें हम ये आह्वान करते हैं, जो वो ट्रेनिंग होती है, कि अगर किसी के पास कोई इतनी दूर से आया है कि उसके पास किराया भी नहीं है जाने के लिए, वो हमसे ले जाए, और जिसके पास जरूरत से ज्यादा है वो हमको दे दे, क्योंकि व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से ही चलेंगी। आज हम ये भी नहीं कह सकते कि हम किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं। लेने का मतलब यही है कि जब समस्या सबकी है तो समाधान भी सब ही करेंगे। तो वहां पर हम इतना ही बोलते हैं कि किसी के पास जरूरत से ज्यादा है, वो चाहे किसी के पास 10 रुपए, वो 10 रुपए का सहयोग करे। अगर किसी के पास है नहीं, उसको अपने घर पर जाने के लिए भी उसके पास किराया तक नहीं है, तो वो हमसे ले सकता, वो हम देंगे भी, क्योंकि वो भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। हम किसी को तोड़ना भी नहीं चाहते कि वो जरूरत से ज्यादा इतना टूट जाए कि वो अपने परिवार के ऊपर ही बोझ हो जाए। जरूरत से ज्यादा हम किसी को तोड़ते भी नहीं है, और जरूरत से ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो सहयोग कर सकता है। समाज का काम है, समाज के सहयोग से चलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, जानकारी है जो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और सर ने बताया कि अगर किसी को भी अभी एट प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल कर सकता है इन 2 नंबरों पे, जो इन्होंने 2 नंबर दिए हैं। पूरी से पूरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी तक शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।